हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, 12th के स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि उन्हें थ्योरी कैसे करनी है। मतलब वो स्टूडेंट जो थ्योरी ही ढूंढते थे 10वीं में, वो अब ये पूछ रहे हैं कि भैया थ्योरी कैसे पढ़नी है। अब तो हमें समझ ही नहीं आता कि थ्योरी में पढ़े क्या और क्या करें। तो देखो, सिंपल है। आप अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, हो सकता है अभी अपलोड ना हुए हों, तो मैं लेक्चर्स के दौरान जो थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, एक बार टेक्स्ट बुक रीड करनी है। ठीक है, 12th वालों के लिए ये है संदेश। एक बार टेक्स्ट बुक आप लोगों को रीड करनी है। वैसे तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी, चलो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बायोलॉजी में तो एक्सरसाइज पढ़ो, टेक्स्ट बुक रीड करो, चैप्टर समझो, दैट्स इट। ठीक है, उनको तो मतलब थ्योरी की अच्छी आदत होगी। जिनके बायो है उनको ये सवाल नहीं होगा। ये सवाल उनको होगा जो न्यूमेरिकल में उलझ चुके हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझ चुके हैं। तो सबसे पहले उन्हें टेक्स्ट बुक रीड करनी है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद जहाँ पे तुम्हें लॉज दिखते हैं, जहाँ पे तुम्हें कंक्लूजन्स दिखते हैं, जहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टीज दिखती हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा जिसका मतलब 4-5 सेंटेंस लिखा हुआ हो, 4-5 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी तुम्हें दिखे, चाहे वो लॉज हो गए, चाहे वो कंक्लूजन्स हो गए, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो गए, कुछ भी हो गया जिसके बारे में तुम्हें 4-5 कंक्लूजन्स लिखे हुए दिखे, 4-5 स्टेटमेंट्स लिखे हुए दिखे, उनको तुम्हें थोड़ा सा मेमोराइज करना है। ठीक है, और फिजिक्स में आप लोगों का मेनली देखो डेफिनेशन आएगा एक तो। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो पढ़ लो, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो पढ़ लो। इसके अलावा तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो जो भी तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आएगा उसको तुम ऑन से कर सकते हो। अभी देखो काफ़ी बड़े हो गए हो आप, तो एक्सप्लेनेशन वगैरह तुम ऑन से कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हें हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक्सप्लेन वेट, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन एंगल ऑफ कांटेक्ट विद प्रॉपर एग्जांपल। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का अगर एक्सप्लेनेशन आ गया तो सबसे पहले मैंने बोला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद करो। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का आपने डेफिनेशन चिपका दिया। अब आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पता है, तो आप उसके बाद पॉजिटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस, थीटा एक्यूट कब होता है, ऑब्ट्यूज कब होता है, ये सब आप लोग अपने वर्ड्स में फ्रेम करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज। ठीक है, और टेक्स्ट बुक रीडिंग के अलावा जब आप लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो उसमें आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिन पे आप लोगों को लगेगा हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और जैसे डेरिवेशन है तो उनकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी है। प्रैक्टिस डेरिवेशंस, ये जो भी डिराइव करके आ रहा है फॉर्मूला वो सारे आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, क्योंकि डेरिवेशन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आगे चल के। ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ दिस, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को डिराइव करते हुए चलनी है। ठीक है, और ऐसा होगा कि जैसे 8 क्वेश्चन आए तो 8 में से 3 न्यूमेरिकल होगा और 5 करना होगा। तो मान लो तुमने 3 न्यूमेरिकल कर दिया। अब यहाँ पे अगर वो लोग हैं जो न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनकी थ्योरी स्ट्रांग है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं स्ट्रांग है तो थ्योरी स्ट्रांग होगा ही होगा। और अगर नहीं भी है तो भी देख सकते हो वीडियो को। समझ लो तुमने 3 में से 2 न्यूमेरिकल कर दिया, अब तुम्हें 3 आंसर और करना है। अब देखो 5 में से 2 तो डेरिवेशन होंगे, तो मान लो तुमने वो 2 डेरिवेशन में से 1 डेरिवेशन कर दिया। अब जो 3 आंसर्स बचे, 3 क्वेश्चन आंसर्स बचे, वो भी एक एक स्टेटमेंट करके होंगे। उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड ऑल्सो स्टेट द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने पढ़ने बोला ही है, वो पढ़ लो और फिर उसका डायमेंशन लिख दो। डायमेंशन निकालना आता ही है। पढ़े हो ना 11वीं? नहीं पढ़े हो तो मेरा पहला लेक्चर देख लेना यूनिट्स डायमेंशन का, पहला या दूसरा, उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया डायमेंशन निकालना। ठीक है, वो कर लिया। और 1-2 क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा बहुत ऑन से एक्सप्लेनेशन लिख के ठोकम टाकी करके आप लोग 15 में से आराम से 13 नंबर या 14 नंबर निकाल लोगे। ठीक है, हो सकता है 15 भी निकल जाए, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आप लोग करके थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और जो 11वीं में है उनके लिए भी सेम चीज़ है कि जहाँ पे भी आपको लॉज दिखे, जहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टीज़ दिखे, जहाँ पे आपको कंक्लूजन दिखे, वो आप लोग बस रीड मारो। कंक्लूजन प्रॉपर्टीज़ तो एटलीस्ट आप लोग रीड मारो, बट जो लॉज है उन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, लॉज जहाँ पे आप लोगों को मिले वहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। जैसे लॉ ऑफ क्या था आप लोगों को जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है उसमें आप लोगों को ओवरटोन्स करके जो एक चैप्टर, उसमें आप लोगों को कुछ लॉज दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का एक लॉ है कि मतलब एक फॉर्मूला है बेसिकली, तो उस बेसिस के लॉज हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। तो लर्न करना भी आसान होता है, ऐसा कुछ भारी नहीं होता, समझ गए तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, बाकी कंक्लूजन प्रॉपर्टीज हो गई, ये बस रीड करो। एक तो 8-10 प्रॉपर्टीज दी होंगी 11वीं वालों से, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ 8-10 प्रॉपर्टीज दी होंगी, उनमें से तुम्हें 4 लिखना होगा एग्जाम में, नॉट एन इशू। ठीक है, तो कंक्लूजन प्रॉपर्टीज रीड कर लो, लॉज को लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करो वर्ड टू वर्ड, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड आपको लिखना होगा, वर्ड टू वर्ड। ठीक है,
और एक्सप्लेनेशन तो आप लोग ओन से लिखोगे और बाकी डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग इतना कर लेते हो ना तो बाकी थ्योरी तो आराम से मजबूत हो जाएगी। बाकी न्यूमेरिकल का यहाँ पे कुछ रोल नहीं है। डेरिवेशन में भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेप के बाद आप कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखो ही, बट हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक हो रहा है कि हाँ इस स्टेप के बाद नाउ करके मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, नाउ वी विल डिवाइड बाय वी ऑन बोथ साइड। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जितना ज़्यादा स्टेटमेंट आप डालोगे उस मैथमेटिकल फॉर्म में उतना ही ज़्यादा वो सुंदर दिखेगा, है ना। बेसिकली वो मैथमेटिकल फॉर्म ढांचा है, वो जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो ढांचा है, और जो स्टेटमेंट्स है वो सजावट है। तो आप ढांचा दे दोगे तो वही काम हो जाएगा, लेकिन सजावट के साथ दोगे तो फिर वो सुंदर लगेगा ना। तो बेसिकली आप लोगों को डेरिवेशन में हर स्टेप के बाद कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिख पाओ। अब ज़रूरी नहीं है हर एक के बाद, हो सकता है 2 स्टेप के बाद लिखो। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुमने डिवाइड बाय बोथ साइड किया तो उसके आगे स्टेटमेंट लिख रहे हो नाउ आफ्टर डिवाइडिंग बाय दिस इट विल बिकम दिस। नहीं भाई, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड किया तो डायरेक्टली लिखो फिर। अब ज़रूरी नहीं है हर जगह पे स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट देते रहो, ठीक है। तो अगर इतना तुम लोग करोगे तो 8 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें से, चलो 8 में से अगर 2 ही न्यूमेरिकल आए, 6 क्वेश्चन हुए तो 6 में से कम 2 तो डेरिवेशन होने ही है। मतलब 8 में से 4 तो आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पार्ट में गए। बाकी जो 4 थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आना तय है, एक लॉ वाला क्वेश्चन आना तय, एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आना तय, और एक कोई ऐसा भी एक्सप्लेनेशन वगैरह आ जाएगा, कर ले जाओगे, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करने आ गया, फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करने आ गया सेमीकंडक्टर्स का, आसान है। राइट द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स लॉ, हाँ देखो लिमिटेशन भी था इसमें, तो लिमिटेशन वगैरह भी तुम्हें बोहर्स लॉ के याद रहने चाहिए, है ना, कि भाई मोनो एटॉमिक स्पीशी पर ही लागू होता था ये वो, तो आप लोग ये सब लिख सकते हो, है ना। और एटॉमिक मॉडल ऐसा आप लोगों को करना है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं, टेक्स्ट को एक बार रीड करो, जहाँ लॉज मिले उन्हें लर्न करो, कंक्लूजन प्रॉपर्टीज लिमिटेशंस को रीड करो। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होंगे, हो सकता है मुझे ना मिल रहे हो, जिनमें आपको 2-3 स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है। ऐसा कोई हेडिंग हो सकता है कंक्लूजन प्रॉपर्टी लिमिटेशन, जैसे मेरिट्स डिमेरिट्स होता था, तो ऐसा कुछ अगर हो 12th में जिनमें मतलब 2-3 स्टेटमेंट्स आती हो तो उनको भी आप लोगों को रीड करते चलना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लर्न करना है वर्ड टू वर्ड, और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ऑन से ही लिखना है, तो थोड़ी बहुत भले प्रैक्टिस कर लेना सैम्पल पेपर्स में, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। और डेरिवेशंस की अच्छी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी के रिलेटेड वीडियो। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग वीडियो लेकर आएंगे कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करिए। तो थ्योरी हो गई, अब थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल जरूरी है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।